ये क्वेश्चन कहता है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं ना, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को मुद्दा बना करके आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, मुद्दा बना करके का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को ऐसे डाल दिया जाएगा और आपको बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपसे एडवाइस, सजेशन है जो लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कहा कि एबीसी कुछ कंपनी है या फिर यहाँ पर कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता था, इज लुकिंग टू एस्टेब्लिश इट्स इंडियन हेड ऑफिस इन बेंगलुरु। ठीक है, एंड रीजनल ऑफिस ब्रांच इन लखनऊ। अब देखो दिमाग में थोड़ी सी मैपिंग कर लो कि बेंगलुरु कहाँ पर है और लखनऊ किधर है। हाँ, ज्योग्राफी भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, बट इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। द बेंगलुरु हेड ऑफिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 डिपार्टमेंट। तो आप दिमाग में एक इमेजिन करो कि अगर ये बेंगलुरु का ऑफिस है तो उसके अंदर आपके पास 4-5 डिपार्टमेंट बता रखे हैं, HR, फाइनेंस, टेक्निकल और सपोर्ट। ठीक है, HR, फाइनेंस, टेक्निकल, सपोर्ट, तो 4 आपके पास में ये हैं क्या, डिपार्टमेंट है। ठीक है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर यू हैव टू प्रपोज सॉल्यूशंस फॉर वेरियस क्वेरीज। कौन सी क्वेरीज हैं, बस आपको ना क्वेरीज के अंदर सजेशन डालने हैं कि भाई तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि हर सवाल जो आपके पास केस स्टडी के अंदर आएगा उसमें ऐसे एक खांचा सा बन रखा होगा। ये कोई ओरिजिनल मैपिंग नहीं है। जब आप लेआउट वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये चारों बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी हो रखी है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आप कह लो कि आपका एक खांचा सा तैयार है, एक इमेजिनेशन सी है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो एक सेकेंड इसको रिमूव कर ले। तो हाँ, अब लखनऊ का ऑफिस है और इधर बेंगलुरु का ऑफिस है। ठीक है, अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपके पास 2 टेबल होगी। पहली टेबल होगी दूरी के बेसिस पर कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट कितनी दूर है। यूजुअली मेरे बच्चे ये होती है मीटर्स के अंदर। किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। बट आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट में जिसमें ये दूरी आपके पास किलोमीटर्स में भी दे रखी है, तो ध्यान रखना मीटर है कि किलोमीटर है। अब आपके पास में आता है यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में कितने कंप्यूटर हैं आपके पास में, क्योंकि बाहुबली शक्तिशाली सर्वर वाली जो आपको पता है क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका फ्री में 1 नंबर जुड़ जाता है। मतलब 70 नंबर का पेपर नहीं, हम 69 का पेपर है जो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चे का सही होगा। 175 हमने पहले क्वेश्चन आया हो या नहीं आया हो पहले देख के बता दिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर इज द रीजन, दैट्स व्हाई HR को हम लोग सर्वर बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में जी वही आ गया एकदम। मैंने कहा ना अगर ये पेपर में आता है तो इट मीन्स हमें 1 नंबर फ्री का देने के लिए आएगा, क्योंकि देखते से ही आपको ये बताना है। बच्चे पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर है जिस बिल्डिंग के अंदर आप उसी को सर्वर वाली बिल्डिंग है जिसको बनाएंगे। सर्वर अपने आप में आप कह लो शक्तिशाली है ना, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की पावर लिए हुए है। तो सर्वर हम वहीं पर इस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे जिस बिल्डिंग में। तो आप एकदम स्वैग से लिख करके आएंगे HR, द रीजन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, जो कि है आपके पास 175। अब ये जो सवाल है हर दूसरे बच्चे को और हर दूसरे बंदे को भी आप कह लो कि इसमें डाउट है जो होता है। अब देखो हर सवाल के अंदर आपको क्या पूछा गया है, ज्यादातर सजेशन है ना, जो मैं आपको अपने हर सवाल के अंदर बोलती हूँ कि आपको यहाँ पर सजेशन के लिए बुलाया गया है। देखो नीचे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश, हाँ नहीं देखो ज्यादातर सवाल में होता है इसके अंदर सजेशन, कोई बात नहीं इसमें दे नहीं रखा वो, हाँ देखो ना सजेशन है ना। मतलब क्यों, क्योंकि आपसे सजेशन मांगा जा रहा है और सजेशंस आपका कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी XYZ या PYQ भी हो सकता है। तो मतलब कहने का कि आप कुछ ऐसे फिक्स करके नहीं आ सकते, इसीलिए तो दैट इज कॉल्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए ज्यादातर लोगों को इसमें डाउट होता है, क्योंकि हम आंसर की से अपने आंसर को ऐसे मैच करने लग जाते हैं कि यही दुनिया का एक आखिरी सॉल्यूशन है या जो मैंने बताया, नहीं। क्योंकि केस स्टडी का मतलब यही है। मेरे पेट दर्द हो रहा है, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा केस स्टडी करके मुझे कोई दवाई दे दी। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी तो हो सकता है उसको केस स्टडी में कुछ और ही नजर आए, वो मेरे को पेट दर्द की कोई और ही अलग दवाई है जो दे दे, उसको कुछ और अलग दिखे कि हाँ इसके बंदे के ये हो सकता है। तो ये केस स्टडी होती है। ये केस स्टडी करके आपको इस क्वेश्चन को है जो करना है।
ठीक है, आपको आंसर की से बिल्कुल एकदम ऐसे मैच नहीं करना है कि यही हो सकता है, आपका मल्टीपल आंसर्स इसके अंदर हो सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, सजेशन आपसे मांगा गया है। ओके, तो आप अब यहाँ पर ये वो क्वेश्चन जिसमें हर दूसरे बंदे को डाउट होता है कि ये डायग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, अरे भाई बहुत सिंपल है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको दूसरा तरीका प्रेफर करूंगी। यूं तो आप दोनों में से कोई भी तरीका कराओ, सीबीएसई आपका कतई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बट हाँ, आप दूसरा तरीका क्यों सजेस्ट करूंगी मैं आपको, वो आप खुद भी, उसका रीजन है जो खुद ही जान जाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है सुइटेबल केबल लेआउट, यहाँ पर वायरिंग करनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बेंगलुरु ऑफिस के, आपको अपना जो दिल्ली वाला, कौन सा दिल्ली के, कौन चेन्नई, कौन सा था मैं भूल गई, लखनऊ वाला जो ऑफिस है उसको इंक्लूड नहीं करना है, प्रश्न में बता रखा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना क्लियर चीजें देखो, साफ साफ चीजें कौन सी नजर आ रही है, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो इसके अंदर ऐसे कंफ्यूज होते हैं, इसमें इतना ज्यादा मतलब घुसने की ऐसी जरूरत नहीं कि अरे बहुत ही बवाल है। बवाल क्वेश्चन को हम कैसे इजी बनाते हैं उसी के लिए है। और देखो क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि ये जो डायग्राम बन रखा है ना, एज इट इज बनाना क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो डायग्राम बन रखा है ये सिर्फ एक सोच रखी गई कि ऐसे एचआर और फाइनेंस टेक्निकल होगा। अब बच्चा कहता है कि मैं अगर ऐसे एचआर और फिर इधर फाइनेंस, इधर सपोर्ट, इधर टेक्निकल ऐसे लाइन से लगाया हूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कोई फिक्स सेटअप नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन बता रखी है। आप एज इट इज बना करके आएंगे तो भी ठीक है, और अगर आप इसमें दो चार ऊपर नीचे चीजें कर देते हैं तो भी ठीक है। एक बार मुझे इरेज करने दो इसको, ठीक है। अब आपके पास में पहला जो तरीका आता है ना, वो बहुत ही सिंपल है। उस पहले तरीके के अंदर आपको क्या करना है, इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला कलर। पहले तरीके में आप क्या देखो, आप देखो कि सर्वर कहां पर है। आप झट से बोले मैम 175 HR, यानी कि आपने इसको डिनोट कर दिया पेपर के अंदर ऐसे, सर्वर। ठीक है, अब उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि तो आपको दो बनाने हैं ना डायग्राम, तो हम थोड़ा प्यार से कर लें। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इसका लेते हैं SS। आपने क्या किया, सबसे पहले लाइन खींची। अब देखो ये सर्वर वाली बिल्डिंग है, रीजन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो एरो करके आपने बता दिया। अब कुछ नहीं, आपको इसके साथ में जोड़ना है। HR टू फाइनेंस क्या बताए, 65 मीटर, कूल मैम। फिर आपके पास HR टू सपोर्ट कितना है, 70 मीटर, टेक्निकल 80 मीटर। तो मतलब इसके लिए आपकी टोटल वायरिंग कितनी होगी, 65, 80 लिख दो अच्छे से, एंड 70। तो आपके पास में 5, 6, 6, 12 और 13, 13 और 8, 11 और 2, 215 मीटर आपकी तार लग गई। अब दूसरा तरीका है, आपको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, सबसे कम तार किसके साथ लग रही है। आप कहोगे सबसे कम तार मैम इसके साथ में लग रही है, तो आप क्या करोगे, टेक्निकल से सपोर्ट को जोड़ दोगे। टेक्निकल से सपोर्ट तो मतलब 50 मीटर। ठीक है, अब दूसरी तार कहां पर आ रही है आपके पास में, 60, यानी कि फाइनेंस टू टेक्निकल, फाइनेंस टू टेक्निकल। एक सेकेंड, ओ नहीं, मैं कीप करूंगी, ठीक है, गलती से हाथ बच गया। मेरे पास टेक्निकल टू फाइनेंस, टेक्निकल टू फाइनेंस, टेक्निकल टू फाइनेंस 60 मीटर या 60 मीटर। ठीक है, फिर आपके पास में आता है 60 के ऊपर 65 HR टू फाइनेंस। ओके, तो दैट इज 60। आपके पास फाइनेंस टू टेक्निकल, दैट वाज 60। ओके, लेट मी डू दिस एंड डू दिस 65। ठीक है, ओके, तो आपके पास 50 मीटर आ गया टेक्निकल से सपोर्ट का, एंड 60 मीटर आ गया फाइनेंस टू टेक्निकल, और 65 आ गया HR टू फाइनेंस। अब इसमें कितनी वायरिंग लगी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहीं आप सोचो अरे ये तो क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, केस बताने हैं इसके अंदर किसमें कंफ्यूजन होती है और क्यों होती है और ध्यान क्या रखना है। तो आपके पास 6, 12, 12 के 5, 7 है ना, तो 175। अब देखो, आप एक सामान लेने गए, एक तो 175 का मिल रहा है, दूसरा 215 का मिल रहा है। मम्मी कहेगी ये वाला खरीदो, तो आप क्वेश्चन में क्या थे, आप नेटवर्क, आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर गए थे, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आपको हर चीज क्या करनी थी, सजेस्ट करनी थी। जिस काम में आपकी 175 मीटर की तार लग रही है
और उसी काम में आपके 215 मीटर की तार लग रही है, तो आप ऑब्वियसली अपने कस्टमर को क्या प्रेफर करोगे? यही करोगे ना, उसका फायदा सोचोगे ताकि अगली बार वो आपको बुला पाए। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को करोगे और उसमें पूरी वायरिंग लिख करके आओगे कि आपकी इतनी वायरिंग है जो लगेगी। तो ये आपका लेआउट वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे इतना सिंपल था तो कंफ्यूजन कहां पर होती है? एक्चुअली में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको पहले नंबर पर की तारें कितनी लगानी है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर बिल्डिंग 3 है तो तार 2 लगेगी, अगर 4 है तो 3 लगेगी, मतलब n अगर बिल्डिंग्स है तो n-1 तार होगी। मतलब एक गांव ये है और एक गांव ये है, बीच में एक ही सड़क होगी ना दो गांव के, तो दो कंप्यूटर के बीच में एक तार होगी, तो यानी कि n-1 वायर आपके पास में लगेगी। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कभी भी लूप होल नहीं बनाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, इसको भी जोड़ करके आ जाऊं। मैं इसको ना जोड़ूं और मैं कहूं कि यार 4 बिल्डिंग थी तो 3 तारें लगा दी मैंने। लूप नहीं बनाना है। लूप का मतलब जहां से शुरू वहां से खत्म, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं करेंगे लूप, क्योंकि मेरे को अगर डेटा यहां भेजना है तो मैं यहां से, मतलब यहां से यहां ऐसे भेज सकती हूँ। डायरेक्ट भेजने के लिए वी नॉट टू पुट द वायर, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आप लूप नहीं बनाएंगे। n-1 तार है जो आप लगाएंगे, दूरी के बेसिस पर आप इसको जज है जो कर लेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान में रख के आओगे। सिंपल है। आप देखो, इसमें से अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो आपकी जो टोपोलॉजी आप सजेस्ट करके आओगे, ऑब्वियसली आप कौन सी करके आओगे? बस टोपोलॉजी। अगर आपने इसको किया है तो आप स्टार टोपोलॉजी है जिसको आप रेकमेंड करके आएंगे। अब देखो, इसके अंदर लगे हाथ तो रिपीटर का क्वेश्चन भी है जो कर लेते हैं, ठीक है? रिपीटर इसमें आपको लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप पेपर में HR टू टेक्निकल लगा करके आ जाते हैं कि भाई 80 मीटर है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग रिपीटर हियर, तो कोई गलती नहीं है 80 मीटर के लिए भी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक 100 मीटर दे रखा है, तो अगर आप कहेंगे देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटर बिकॉज सबकी जो लेंथ है दैट इज बिलो 100, तो इट्स ओके, तभी आपका क्वेश्चन सही है। और इसमें भी आपको किसी भी तरीके के रिपीटर की आवश्यकता नहीं है, तो आप साफ साफ शब्दों में रिपीटर के लिए मना ही कर देंगे। और मैंने आपको टोपोलॉजी तो खैर बता ही दी है, ठीक है? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है यहाँ पर जो कि है कौन सा, नेटवर्क डिवाइस आपको देना। डिवाइस, बच्चे यहाँ पर कुछ भी आंसर करने लग जाते हैं। नेटवर्क डिवाइस आपको स्विच है, मॉडेम है, रिपीटर है, आपका हब है, रूटर है, कौन सा डिवाइस लगेगा, ठीक है? सजेस्ट करना है आपको द कंपनी टू परचेज टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन अ डिपार्टमेंट इन बेंगलुरु। वो सारे सवाल जिसमें आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बोला गया है, आप या तो हब से जोड़ेंगे या स्विच से। बेस्ट आंसर आपको देना है तो आप स्विच करके आएंगे। अगर आप दोनों देना चाहते तो स्विच ऑब्लिक हब कर सकते थे। कहता है कि द कंपनी इज कंसीडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन बेंगलुरु हेड ऑफिस एंड लखनऊ। कहाँ बैंगलोर, कहाँ लखनऊ, तो आपको क्या करना है? कनेक्शन बनाना है, ठीक है? तो कौन सा? देखो, अब लैन यूज हो रहा है, एक बिल्डिंग नहीं, एक सिटी नहीं, सिटी टू सिटी, यस, तो योर आंसर विल बी वैन हियर। तो यू हैव टू जस्टिफाई द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या दायरे में आ रहा है? वैन। अब ये कहते हैं कि द कंपनी प्लान्स टू डेवलप इंटरैक्टिव वेबसाइट दैट विल इनेबल इट्स एम्प्लॉयज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस आफ्टर लॉग इन। आप क्या रेकमेंड करेंगे? आप स्टैटिक रेकमेंड करेंगे या डायनामिक? यस, बिल्कुल डायनामिक रेकमेंड है जो आप करेंगे, क्योंकि इसमें चेंजेस हैं जो आपके पल पल होते रहेंगे। तो डायनामिक यानी कि स्टैटिक जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट आपको चेंजेस की आवश्यकता होगी, तो आप डायनामिक के लिए आप प्रेफर करके आएंगे। तो यस, आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन को कर बैठे, बिल्कुल ऐसे ही आपका क्वेश्चन है जो होगा।